आज हम बाबा के गुरुकुल में विपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 11 राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से 1918 तक को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। अगर आप पहले 4 पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध। जून 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसमें एक और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान थे और अमेरिका भी बाद में उनसे आ मिला तथा दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। युद्ध के ये वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे। आरंभ में लोकमान्य तिलक समेत जो जून 1914 में जेल से छूटे थे, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग का निश्चय किया। यह निश्चय इस गलत धारणा पर आधारित था कि कृतज्ञ होकर ब्रिटेन भारत की वफादारी का पुरस्कार देगा और भारत स्वशासन की ओर एक लंबी छलांग लगाने में समर्थ होगा। उन्होंने इस बात को पूरी तरह नहीं समझा कि प्रथम विश्व युद्ध की विभिन्न शक्तियां अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए ही लड़ रही थीं। अब हम होम रूल लीग को पढ़ेंगे। साथ ही अनेक भारतीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकार तब तक कुछ वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाए। इसलिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन आवश्यक था। कुछ और कारण भी राष्ट्रवादी आंदोलन को इसी दिशा में धकेल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने, जिसमें यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में लड़ रही थीं, एशियाई जनता के मुकाबले यूरोप के कारण भारत के निर्धन वर्गों की बदहाली और भयानक हुई। इसके लिए युद्ध का मतलब था करों का भारी बोझ और रोजमर्रा की जरूरतों का लगातार महंगा होना। ये वर्ग किसी भी जुझारू विरोध आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार थे। परिणाम स्वरूप युद्ध के ये वर्ष तीखे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के वर्ष थे। लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि वह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। इसलिए 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। इनमें एक के नेता लोकमान्य तिलक थे तो दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशासिका श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्य अय्यर के नेतृत्व में था। इन 2 होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस मांग को प्रचलित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल यानी स्वशासन दिया जाए। यही वह आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन 2 लीगों ने बहुत तेजी से प्रगति की और होम रूल की मांग पूरे देश में गूंजने लगी। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल लीग में शामिल हो गए। इन होम रूल लीगों पर जल्द ही सरकार का प्रकोप टूटा। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। युद्ध के इस काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ। क्रांतिकारी संगठन बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तरी भारत तक फैल गए। इसके अलावा अनेक भारतीय ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विरोध की योजना बनाने लगे। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में
गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो वहां रोजी रोटी की तलाश में गए थे और जिनको वहां खुले रूप से नस्ली और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भखना गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे। पार्टी का आधार उसका साप्ताहिक पत्र गदर था, जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे। पत्र गदर ने एक विज्ञापन छापा। भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह मौत यानी इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। सोहन सिंह भखना, जो बाद में पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता बने, के शब्दों में हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। मैक्सिको, जापान, चीन, फिलीपीन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, हिंद, चीन तथा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका जैसे दूसरे देशों में भी पार्टी के सक्रिय सदस्य मौजूद थे। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक क्रांतिकारी युद्ध चलाने का संकल्प किया था। 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध फूटा, गदरपंथी हथियार और धन भारत भेजने लगे कि यहाँ के सैनिकों और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह आरंभ किया जाए। कई हजारों लोगों ने भारत वापस जाने की इच्छा प्रकट की। उनके खर्च के लिए कई लाख डॉलर की रकम जमा की गई। कईयों ने अपनी जीवन भर की कमाई रकम दे दी या जमीन जायदाद बेच दी। गदरपंथियों ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूरे भारत में सैनिकों से संपर्क किया और अनेक रेजिमेंट को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। अंततः पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 11 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित हुई। दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। विद्रोही रेजिमेंट को तोड़ दिया गया और उनके नेताओं को जेल या फांसी की सजा दी गई। उदाहरण के लिए 23वें घुड़सवार दस्ते के 12 लोगों को फांसी दी गई। पंजाब में गदर पार्टी के नेता और सदस्य बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 42 को फांसी, 114 को उम्र कैद और 93 को लंबी लंबी जेल सजाएं दी गईं। उनमें से अनेक ने रिहा होने के बाद पंजाब में कीर्ति यानी मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों की स्थापना की। कुछ प्रमुख गदर नेता इस प्रकार थे: बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह, सराभा, सोहन सिंह भखना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्ला। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। एक तीखी लड़ाई के बाद वे कुचल दिए गए। इस लड़ाई में अनेक लोग मारे गए। दूसरे 37 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और 41 को उम्र कैद की सजा मिली। भारत में और बाहर दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतीन मुखर्जी, जिन्हें बाधा जतीन कहा जाता था, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, चंपक रमन पिल्ले, सरदार सिंह राणा और मादाम
भीखाजी कामा कुछ ऐसे प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई, क्रांतिकारी प्रचार किया और समाजवादियों तथा दूसरे साम्राज्यवादी विरोधियों का समर्थन भारत की स्वाधीनता के लिए प्राप्त किया। अब हम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 को पढ़ेंगे। राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया कि उनकी फूट से उनके उद्देश्य की हानि हो रही थी और इसलिए उन्हें सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। पहली यह कि कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए, पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था और फूट के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा और कांग्रेसियों के दोनों समूहों को एकजुट करने में लग गए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मनाने के लिए उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूल वादी कर रहे हैं, हम भी भारत में प्रशासन प्रणाली में सुधार के प्रयास कर रहे हैं, न कि सरकार को उखाड़ फेंकने के। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो काम किए गए हैं वे न केवल मुझे अरुचिकर हैं, बल्कि मेरी राय में उन्होंने दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक प्रगति की गति को काफी हद तक धीमी कर दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की उभरती लहर ने पुराने नेताओं को भी मजबूर किया कि वे लोकमान्य तिलक और अन्य उग्र राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए और भी संवैधानिक सुधारों की मांग की। दूसरे, लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने साझी राजनीतिक मांगें रखी। युद्ध और दो होम रूल लीगों के कारण जब देश में एक नई भावना पैदा हो रही थी और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा था, तब मुस्लिम लीग में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। हमने पहले ही देखा है कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहा था। युद्ध के कारण इस दिशा में और भी विकास हुआ। फलस्वरूप 1914 में सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को बंद कर दिया। उसने अली भाइयों यानी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, हसरत मोहानी और अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद कर लिया। कम से कम अंशतः ही सही युवकों की इस राजनीतिक उग्रता की अभिव्यक्ति लीग में भी हुई। धीरे धीरे उसने अलीगढ़ संप्रदाय के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण के खोल से बाहर निकालना आरंभ किया और कांग्रेस की नीतियों के करीब आने लगी। कांग्रेस और लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। उसे आमतौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की ही रही, क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुसलमान एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। तब तिलक ने घोषणा की थी, महानुभावों, कुछ लोगों ने यह बात कही है कि हम हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सी छूटें दी हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे ही नहीं सकते, तो मैं पूरे भारत के हिंदू समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर
स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाएं तो भी मुझे परवाह नहीं होंगे। अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिए जाएं तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हों तो यह आवश्यक है कि हम इस मंच पर नस्ल से एकजुट, धर्म से एकजुट और सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े हों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित किए। अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करे। लखनऊ समझौता हिंदू मुसलमान एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुसलमान जनता को शामिल नहीं किया और अलग अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह इस धारणा पर आधारित था कि शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग राजनीतिक इकाइयों मानकर फिर उनको साथ लाया जाए। दूसरे शब्दों में, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे वह समझ सकें कि राजनीति में हिंदू या मुसलमान के रूप में उनके अलग अलग हित नहीं हैं। इसलिए लखनऊ समझौते के बाद भी भविष्य में भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद की फिर से सिर उठाने की गुंजाइश बनी रह गई। फिर भी लखनऊ की घटनाओं का अत्यधिक तत्कालिक प्रभाव पड़ा। नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश अत्यधिक राजनीतिक उत्साह से भर उठा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी राष्ट्रवादियों को खुश करना अब जरूरी समझा। अभी तक वह राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए भयानक दमन का सहारा लेती आ रही थी। उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया था या बदनाम भारत रक्षा कानून और ऐसे ही दूसरे कानूनों के अंतर्गत नजरबंद किया गया था। अब सरकार ने राष्ट्रवादी जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया और 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की आधिकारिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मॉन्ट्यूग चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, पर भारतीय राष्ट्रवाद इतने से ही संतुष्ट न हो सका। वास्तव में अब राष्ट्रीय आंदोलन इस स्थिति में था कि शीघ्र ही अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर सके। यह चरण गांधीवादी युग के जन संघर्षों का चरण था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।